ठीक है, तो आपके बैच में एक्सपेंस वाला चैप्टर पूरा हो गया था, एंट्रियां आपकी करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, फर्म पेड वेजेस ऑफ 92,000 एंड बिल्डिंग रेंट ऑफ 54,000। ठीक। सेकेंड एंट्री देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्म पेड सैलरी ऑफ 73,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 23,000 बाय SBI। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, फर्म पेड कमीशन ऑन सेल ऑफ 54,000। अगली है, फर्म पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ 55,000 एंड रिपेयरिंग चार्ज ऑफ 25,000। अमाउंट पेड बाय BOI। फर्म पेड डेकोरेटिंग चार्ज ऑफ 73,000 एंड एडवर्टाइजमेंट चार्ज ऑफ 54,000। ऑल अमाउंट पेड बाय BOB। अगली है, फर्म पेड ओवर टाइम ऑफ 5,000 by cash and paid bonus of 10,000 by BOI। ये तो अभी तो 6 हो गई हैं, नोट हो गई है वाली। 7वें नंबर की आपकी, फर्म पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 91,000 by BOB and paid decorating charge of 25,000। firm paid charity of 7,50,000 amount paid by SBI। firm paid
salary of 55,000 and paid office expense of 25,000. 10वें नंबर की एंट्री है, फर्म पेड advertisement charge of 2,000 and paid commission purchase of 10 एंट्रियां हैं। इन 10 एंट्री को बनाइए, जल्दी से थोड़ा बनाने की कोशिश करें। तो रश्मि बताइए, आपकी टाइमिंग इशू का कोई सॉल्यूशन बताइए आप हमें। आप ही लोगों के साथ से टाइमिंग हम चलाते हैं वैसे भी है। सुबह 5 बजे चलाएं। इसको चला लिया करो, एग्जॉस्ट को, एसी का काम करेगा। एसी अगले साल लगवा देंगे, इस साल लगवाने का था प्लान, लेकिन फीस नहीं, इस साल लगाने का प्लान था, लेकिन फिर बोर्ड वगैरह खरीद लिया गया, तो अब फिर अगले साल ही उसके बारे में देखेंगे। मीटर का लोड भी बढ़वाना पड़ेगा। बताइए रश्मि, फिर टाइमिंग का कोई, अरे टाइमिंग का इशू आपने डाला है तो आप ही बताएंगे। कितने बजे का टाइम कर दिया जाए बताएं। है 7 बजे का, 7 बजे तो है ही वैसे भी। स्टार्टिंग तो वैसे भी 7 ही बजे से करते हैं ना, धीरे धीरे 7 बज जाता है। 7 बजे कंफर्म रहेगा, 7 बजे से, क्योंकि वो देखो प्रिंस प्रिंस ने बोला था सर सुबह की कर दीजिए 6:30 बजे की, तो उसके चक्कर में हमने करी थी। अच्छा इसका है क्या? नहीं भाई, अब ऐसा तो है नहीं। 6:40 पे तो हम 6:40 पे तो तुम लोग भी बुलाते हैं, अब वो प्रिंस आता ही नहीं वैसे भी, इसलिए बोल दिया था तुम लोगों को। तो 5 बजे का नहीं तो सुबह 3 बजे का रख दिया जाए।
और किसका है भैया, देख लें तुम लोगों सबका। हम्म, गरिमा। गरिमा का है टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन। हो गया ये? तुम लोगों ने कुछ क्या डाला था? कुछ नहीं कमेंट में। हाँ, ऑल गुड डाल दिया। शिवा। होगा। इन लोगों ने नहीं किया किसी ने। शिवा है तो नहीं, शिवा का नहीं दिखा रहा है। शिवम सैनी दिखा रहा है। तुम्हारा नहीं दिखा रहा है। तुमने कब किया था? प्रिंस तुमने भी किया था? नहीं किया था। चलो। आज काफी कम लोग आए। छोटे बस तो नहीं, सब बड़े हैं। नहीं तो तुम्हारे बैच में बच्चे बढ़ा दें। बच्चे बढ़ा दें और बढ़ जाएंगे। एडमिशन होते हैं तो उनको बताते नहीं ना 7 बजे वाला बैच। ऐसा
हो गया? हो गया ना आप लोगों का? चलो अच्छा मैच कर लो जल्दी से। पहली एंट्री क्या थी? फर्म पेड वेजेस ऑफ 92,000 एंड पेड बिल्डिंग रेंट ऑफ 54,000। ठीक है, तो क्या बनाइए? बाई में वेजेस अकाउंट, बाई में करते हो डीआर में, डीआर वेजेस अकाउंट 92,000, फिर डीआर बिल्डिंग रेंट अकाउंट 54,000, सीआर कैश अकाउंट कितना हो गया टोटल? 1,46,000। ठीक है, एंट्री आएगी आपकी पेमेंट वाउचर में, उसमें लिख लेना। हाँ, एंट्री आपकी आएगी पेमेंट वाउचर में। वेजेस का अंडर ग्रुप क्या होगा? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और बिल्डिंग रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है फर्म पेड सैलरी ऑफ 73,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 23,000 बाय एसबीआई चेक। ठीक है, तो एंट्री बनेगी आपकी डीआर में सैलरी अकाउंट 73,000, फिर डीआर में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 23,000, और सीआर में कैश अकाउंट कितना? कैश कहना एसबीआई, सीआर में एसबीआई अकाउंट 96,000। ठीक है, 96,000 मैच कर लो। एंट्री जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर में, सैलरी का अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगली एंट्री फर्म पेड कमीशन ऑन सेल ऑफ 54,000, तो डीआर में कमीशन ऑन सेल अकाउंट 54,000 और सीआर में कैश अकाउंट 54,000। कमीशन ऑन सेल का अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगली एंट्री मैच करो फर्म पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ 55,000 एंड रिपेयरिंग चार्ज ऑफ 25,000 अमाउंट पेड बाय बीओआई। हमारी कंपनी ने 55,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट चार्ज और 25,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट 25,000 रुपए का रिपेयरिंग चार्ज पे किया है, तो डीआर में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज 55,000, फिर डीआर में आ जाएगा रिपेयरिंग चार्ज 25,000 और फिर सीआर में आ जाएगा बीओआई अकाउंट कितना? 1 कहां से आ गया? 80,000। ठीक है, सीआर में बीओआई अकाउंट 80,000। एंट्री जाएगी आपके पेमेंट वाउचर में, ट्रांसपोर्ट चार्ज का अंडर ग्रुप होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और रिपेयरिंग चार्ज का नहीं भाई, डायरेक्ट होगा। रिपेयरिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगी? फैक्ट्री में। दोनों का डायरेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज का भी डायरेक्ट होगा और रिपेयरिंग चार्ज का भी डायरेक्ट होगा। पांचवें नंबर की एंट्री में देखो लिखा हुआ है फर्म पेड डेकोरेटिंग चार्ज ऑफ 73,000 एंड एडवर्टाइजमेंट चार्ज ऑफ 54,000 ऑल अमाउंट पेड बाय बीओआई। तो डीआर में डेकोरेटिंग चार्ज, ठीक है, डीआर में आ जाएगा डेकोरेटिंग चार्ज 73,000 और फिर डीआर में आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट चार्ज 54,000 और सीआर में आ जाएगा बीओआई। कितना आ रहा है टोटल? 1,27,000। ठीक है, एंट्री जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर में, डेकोरेटिंग चार्ज का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट का इनडायरेक्ट। ठीक है, हो गया। अगली एंट्री में हम चलते हैं, लिखा हुआ फर्म पेड ओवर टाइम ऑफ 5,000 बाय कैश एंड पेड बोनस ऑफ 10,000 बाय बीओआई। इसको ध्यान से देखो ये कैसे बनेगी। ओवर टाइम पे किया जा रहा है और बोनस पे किया जा रहा है। ओवर टाइम तो कैश के द्वारा पे किया जा रहा है और बोनस बीओआई के द्वारा पे किया जा रहा है। तो जब हम इस एंट्री को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे डीआर में ओवर टाइम, ठीक है, अकाउंट 5,000। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर डीआर में ओवर टाइम अकाउंट 5,000। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कैश नहीं करेंगे तुरंत सीआर में कैश, क्योंकि अगर आप सीआर में कैश कर दोगे फिर 2 एंट्री बनेंगी आपकी। ठीक है, मैनुअल बनाया है कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर में बनाना और आप ये चाहते हो कि एक ही एंट्री मतलब बने कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको डीआर वाला पहले करना होता है। नहीं तो अगर आप डीआर में ओवर टाइम 5,000 करोगे और फिर सीआर में कैश 5,000 करोगे, तो जब बराबर हो गया डीआर सीआर तो एंट्री पास हो जाएगी। इंटर करोगे तो फिर एंट्री पास होगी ना कि नीचे कुछ लिखने के लिए आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। अगर सेम अमाउंट है तो फिर एंट्री वहीं से पास होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नीचे आपका बाय टू नहीं आता है, तो इसलिए फिर से दोबारा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डीआर में बोनस अकाउंट कितना 10,000। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लिखेंगे सीआर में कैश अकाउंट 5,000 और फिर सीआर में बीओआई अकाउंट 10,000। ये बनेगी, एंट्री जाएगी आपकी पेमेंट में।
ठीक है। अगर आपने कॉपी में बना लिया है डीआर में ओवर टाइम, सीआर में कैश, फिर डीआर में बोनस, फिर सीआर में वीओआई, तो ठीक है, कॉपी में कोई गलत वाली बात नहीं। लेकिन जब आप कंप्यूटर में बनाएंगे तो ये तरीका होगा, दोनों पहले डीआर में फिर उसके बाद 2 सीआर में, नहीं तो आपकी एंट्री एक ही अलग अलग 2 बनेगी। ठीक है, अलग अलग 2 भी बनाओगे तो भी गलत नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आपको एक एंट्री मिल रही है, एक ही बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो आप एक ही बना सकते हो। ठीक है, आपकी अगली एंट्री देखो, लिखा हुआ है फर्म पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 90। अच्छा हाँ, पहले इसमें देख तो लें, ओवर टाइम का अंडर ग्रुप क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट क्यों होगा? ओवर टाइम सबसे ज्यादा फैक्ट्री पे होगा। ठीक है, बोनस, बोनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, बोनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एम्प्लॉय वगैरह को एक तरह से ज्यादातर बोनस दिया जाता है। जैसे फैक्ट्री में अगर जो लोग काम करते हैं उनको बोनस के तौर पे तो बस वही मिठाई ठाई थमा दी जाती है। ठीक है, और एम्प्लॉय, हाँ तो ऐसा ऐसा रहता है, बोनस ज्यादातर जो रहता है वो किसी इस हिसाब से नहीं दिया जाता है कि नहीं आपकी फैक्ट्री वर्क है या कुछ दूसरे टाइप से काम के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। वो बोनस जो दिया जाता है वो कंपनी के बिहाफ पर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी अपने अकॉर्डिंग देती है, कुछ कंपनी देती है, कुछ कंपनी नहीं भी देती, कोई फिक्स तो है नहीं कि नहीं कंपनी देगी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज्यादातर एम्प्लॉय को बोनस देती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उन सभी को बोनस मिलेगा। ठीक है, बोनस कोई आपके काम पे तो मिल नहीं रहा है कि आपने कोई काम किया उसके बदले पे हम बोनस दे रहे हैं। ठीक है, बोनस हम आपके एक तरह से खुशी पे मान लो दिया जाता है, कि जैसे मान लो कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो हमने दे दिया, या दिवाली वगैरह आई तो हमने दे दिया। ठीक है, तो इस तरह पे दिया जाता है। तो बोनस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, ओवर टाइम डायरेक्ट में जाएगा और बोनस हमेशा इनडायरेक्ट में जाएगा। अगली एंट्री लिखी हुई है फर्म पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 91,000 एंड बीओबी बाय बीओबी एंड पेड डेकोरेटिंग चार्ज ऑफ 25,000 बाय कैश होगा ये। ठीक है, तो एंट्री बनेगी डीआर में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 91,000 और फिर डीआर में डेकोरेटिंग चार्ज अकाउंट 25,000, फिर सीआर में बीओबी अकाउंट 91,000 और फिर सीआर में कैश अकाउंट 25,000। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। सही है, सुन लो फिर से एक बार, डीआर में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 91,000, फिर डीआर में डेकोरेटिंग चार्ज अकाउंट 25,000, सीआर में बीओबी अकाउंट 91,000 और सीआर में कैश अकाउंट 25,000। एंट्री आएगी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेकोरेटिंग चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगली एंट्री है फर्म पेड चैरिटी ऑफ 7,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय एसबीआई चेक। ठीक है, तो डीआर में चैरिटी चला जाएगा 7,50,000, 7 लाख है 7,50,000। ठीक है, और सीआर में आप जाएगा आपका एसबीआई अकाउंट 7,50,000। चैरिटी का अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है फर्म पेड सैलरी ऑफ 55,000 एंड पेड ऑफिस एक्सपेंस ऑफ 25,000। हमारी कंपनी ने 55,000 रुपए की सैलरी और 25,000 रुपए का ऑफिस एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो डीआर में सैलरी 55,000 और सीआर में ऑफिस एक्सपेंस, नहीं सॉरी गलत गलत हो गया, डीआर में सैलरी हो जाएगा और डीआर में ही ऑफिस एक्सपेंस आएगा। डीआर में सैलरी अकाउंट 55,000 और डीआर में ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 25,000 और सीआर में कैश अकाउंट 80,000। ठीक है, एंट्री जाएगी आपके पेमेंट वाउचर में, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लास्ट एंट्री फर्म पेड एडवर्टाइजमेंट चार्ज ऑफ 2,000 एंड पेड कमीशन ऑन परचेज ऑफ 55,000। तो डीआर में एडवर्टाइजमेंट चार्ज 2,000 और फिर डीआर में कमीशन ऑन परचेज अकाउंट 55,000, फिर सीआर में कैश अकाउंट 57,000। ठीक है, एंट्री जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर में। एडवर्टाइजमेंट चार्ज का अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कमीशन ऑन परचेज का अंडर ग्रुप होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। पूरा डीआर में कमीशन ऑन परचेज। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस का वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, एक दो पॉइंट हैं एक्सपेंस के बारे में, थोड़ा सा उसको लिख लें। ठीक है, सबसे पहले इतना होने के बाद आप लोग कॉपी में आगे नेक्स्ट नोट करें, नेचुरल एक्सपेंसेस, नेचुरल एक्सपेंसेस हेडिंग डालें, नेचुरल एक्सपेंसेस। देखो, ये वह प्राकृतिक खर्चे होते हैं, ये वह प्राकृतिक खर्चे होते हैं
जिसे फर्म को अवश्य करना होता है, जिसे फर्म को अवश्य करना होता है। ये वह प्राकृतिक खर्चे होते हैं जिसे फर्म को अवश्य करना होता है। यदि ये खर्चे ना किए जाएं, यदि यह खर्च ना किए जाएं, ना किए जाएं, तो फर्म की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो फर्म की ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बेटा आपके जिसे करना बहुत जरूरी होता है, अगर वो खर्च नहीं किए जाएंगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी, ये सारी तो ऐसे खर्चे जिसे करने ही पड़ेंगे, मतलब प्राकृतिक खर्चे हैं, कंपनी चलाने के लिए प्राकृतिक खर्चे हैं ये, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ फिजूल खर्च होते हैं जिसको हम बोलते हैं अप्राकृतिक खर्चे, नॉन नेचुरल एक्सपेंस। तो अगली हेडिंग डाल लेना इसी के बाद, नॉन नेचुरल एक्सपेंसेस। नॉन नेचुरल एक्सपेंस देखो, ये वह अप्राकृतिक खर्चे हैं, ये वह अप्राकृतिक खर्चे हैं जिससे फर्म को कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। इन्हें करना फर्म के लिए आवश्यक नहीं है, इन्हें करना फर्म के लिए आवश्यक नहीं है। इन्हें करना फर्म के लिए आवश्यक नहीं है। हो गया। देखो बेटा एक चीज याद रखो, एक होता है नेचुरल खर्च और एक होता है नॉन नेचुरल खर्च। कंपनी चलाने के लिए कुछ खर्चे आपके ऐसे हैं जिसे आपको करना ही करना होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल खर्चे। और कंपनी के लिए आपके कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसे करना आवश्यक नहीं होता है, फिर भी लोग कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन नेचुरल एक्सपेंस। नेचुरल एक्सपेंस में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, नेचुरल एक्सपेंस है, वेजेस आ जाएगा, नेचुरल एक्सपेंस है, ठीक है। नॉन नेचुरल की अगर हम बात करें तो नॉन नेचुरल का मतलब ये है कि हमें कोई लाभ नहीं मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि आप मान लीजिए 1 महीने नहीं आए, ठीक है, आप 1 महीने एम्प्लॉय के तौर पर आपका रखा गया है, लेकिन आप 1 महीने नहीं आए और हमने आपको 1 महीने की पेमेंट भी कर दी, चलो नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हमें आपसे लाभ तो कोई मिला नहीं, महीने भर आप आए नहीं, लेकिन हमने फिर भी आपको पेमेंट कर दिया, तो ये बेटा मेरा नॉन नेचुरल एक्सपेंस है। ठीक है, ये पेमेंट करना जरूरी नहीं था लेकिन हमने फिर भी कर दिया, ये बेटा नॉन नेचुरल एक्सपेंस हो गया। जैसे आपको पता होगा कि कोरोना के समय पर कई सारी कंपनी ने वेजेस जो है वो दिए थे, ठीक है, कई सारी फैक्ट्रियां ऐसी थी जिन्होंने वेजेस प्रोवाइड करवाया था और कई सारी फैक्ट्रियां ऐसी थी जिन्होंने नहीं भी करवाया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक तरह से नॉन नेचुरल एक्सपेंस की, तो अगर जिन्होंने मान लीजिए जिन फैक्ट्री ने वेजेस से प्रोवाइड करवाया था, पैसे दिए थे, पेमेंट किया था, तो उनके लिए वो नॉन नेचुरल एक्सपेंस है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अच्छा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक कपड़े की शॉप है, ठीक है, बढ़िया बड़ी सी, वहां पे एक आपकी है मान लो, वहां पे एक खरीदने वाला आया कस्टमर, जैसे वो कस्टमर आया आपने उसके लिए तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगाई, ठीक है, और नाश्ता वगैरह करवाया ताकि वो लेके जाए, ठीक है, बाहर कहीं बाहर ना जाए बिना लिए। अब अगर मान लो उसने नाश्ता पानी कर लिया, वो सोचेगा जाए कि ना जाए, तो सोचते चलो ले ही लेते हैं, ठीक है, उसको खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो वो अगर ले लेता है तो देखा जाए तो आपने ये जो खर्च कर दिया, ठीक है, अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो बाद में, ये आपका नेचुरल खर्च हो गया क्योंकि उससे आपकी सेलिंग हुई, ठीक है। कई सारे ऐसे जितनी भी आप अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि आप अंदर जाओगे तो लोग पहले नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली होगा, मन नहीं आ रहा, लग नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बाद में लेंगे आके, ठीक है, और आप ऐसे चले गए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा कोई फायदा तो हुआ नहीं उसका, कोल्ड ड्रिंक अलग से चली गई, पैसे अलग से चले गए,
तो यहाँ पे उसका नॉन नेचुरल एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो नॉन नेचुरल एक्सपेंस और नेचुरल एक्सपेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह की कंडीशन है, क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर उसने कोल्ड ड्रिंक पी करके सामान ले लिया तो फिर वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाना नेचुरल एक्सपेंस हो गया, और अगर कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया सामान नहीं लिया तो फिर मेरे लिए नॉन नेचुरल एक्सपेंस हो गया, समझ गए। हाँ। चलो बेटा, ये आपका एक्सपेंस का चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोगों का इसमें क्या कहते हैं वो आया था फीडबैक में कि कुछ एमसीक्यू वगैरह करवाए जाने चाहिए, ठीक है, तो वो हम करवा देते हैं। क्या हुआ, क्या किया जाए, हाँ तो फरमाइश करो कोई ना कोई पार्टी छोड़ के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि एक्सपेंस का सही अर्थ क्या है, इसमें से आय है कि व्यय है कि लेनदारी है कि देनदारी। वेरी गुड, ठीक है, इसमें क्या होगा, व्यय। आपका एक्सपेंस का सही अर्थ क्या है, व्यय। अगला आपका क्वेश्चन है एक्सपेंस किस प्रकार के अकाउंट है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, हाँ भाई एग्जाम वाले ही हैं। अब ये पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स वाला, तब आपका टेस्ट होगा, उसमें सब आते हैं, ठीक है। अब सभी थोड़ी नहीं आएंगे। अभी देखो होम गार्ड वाले में क्या हुआ है लोगों के साथ। बड़े बड़े जो लोग पढ़ाते रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेते रहे, यहीं से आएगा बेटा, बस इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। यहीं से आएगा, फिर यहीं से आ गया वो है। अभी फिलहाल हम ऐसे ही करवा देते हैं, ठीक है, फिर जब भी आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके हम एमसीक्यू पीडीएफ में बना देंगे और फिर वो हम आपको भेज दिया करेंगे, ठीक है। इसमें समझा दिया करेंगे और सीधे आपको इसमें भेज दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आज ही से, क्योंकि हमने अभी देखा है इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लें। क्या हो गया, आपने आज ही से लागू कर दिया ना। अरे हम तुरंत लागू कर देते हैं। क्या होगा बेटा इसमें से, एक्सपेंस किस प्रकार का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि इनमें से कोई नहीं। नॉमिनल मतलब क्या होता है, नाम मात्र, ठीक है। एक्सपेंस जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल,
आ गया 2 ही में, कौन सा है? ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लिख लें। और क्या, चैप्टर के लास्ट में लिखो ये सब। बताइए, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बराबर क्या होगा? लॉस होगा, नेट इनकम होगा, एसेट्स होगा कि कैपिटल होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बराबर क्या होगा? रेवेन्यू में जब खर्च हटाएंगे तो क्या निकलेगा? टोटल संपत्ति निकलेगी कि मालिक का निकलेगा कि नेट इनकम निकलेगी कि लॉस निकलेगा? बताओ। ठीक है, जब हम, रेवेन्यू मतलब हो गया इनकम, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, ठीक है, रेवेन्यू मतलब आय, राजस्व, हिंदी, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। और राजस्व यानी कि इनकम में जब हम एक्सपेंस घटाते हैं तो मेरे पास नेट इनकम निकलती है। जैसे आप लोगों ने फीस दी, 90,000 रुपए हमारे पास फीस आ गई, और इसके बाद धीरे धीरे मान लीजिए एक तरह से हमने एक्सपेंस जो किया वो हमने माइनस कर दिया, तब तो जाकर के नेट इनकम निकलेगी कि वाटर बिल हो गया, रिपेयरिंग चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, सैलरी हो गई, सारी आप माइनस करेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा जाकर के? नेट इनकम, ठीक है। फीस इस बार बहुत कम आई है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? पेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? आउटस्टैंडिंग मतलब समझ लो पहले, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जैसे रिमेनिंग बोलते हैं, रिमेनिंग, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग आउटस्टैंडिंग में बोलते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब हो गया बकाया, ठीक है। तो बकाया एक्सपेंस किस में आएगा आपका? अनपेड एक्सपेंस, वेरी गुड, ठीक है। बकाया एक्सपेंस किस में आएगा?
अनपेड एक्सपेंस में। चलो बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होगा? पहले से दिए गए खर्च। सात नंबर का है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज किस में किया जाता है? लायबिलिटी में, इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश। बताइए। इसमें से क्या हो सकता है? एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज किस में किया जाता है? ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट को हम किस में क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिखाई देता है, बैलेंस शीट आप लोगों ने चेक करी है, उसी बैलेंस शीट में एक ऑप्शन होता है अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप उस पर क्लिक करोगे तब आपका एक्सपेंस का डिटेल्स खुलेगा। ठीक है, समझ गए? है इसका टाइम किस चीज का हो गया? चलने दो जब तक चल रहा है जिंदगी। एक अच्छा लास्ट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट पर क्या असर होता है? प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट घटता है। क्या होगा इसमें? प्रॉफिट घटता है। ठीक है, बाकी आपका जो टाइमिंग का इशू है उसके बारे में हम कल बात करते हैं फिर। ठीक है, आज बच्चे कम आए, सभी बच्चे होंगे तब तभी सही रहेगा। टाइमिंग तो भाई प्रिंस लोगों ने बिगाड़ी है, अच्छी खासी टाइमिंग चलती थी। है
कल बात करेंगे इस बारे में हम सभी बच्चों से। धूप तो बेटा फिर जो 10 बजे वाले बैच के बच्चे आते हैं उनको भी लगती होगी, 11 बजे वाले बैच के बच्चे आते हैं उनको भी लगती होगी। अभी कल बात करेंगे इसके बारे में। सूरज, गरिमा, अभिनय, साहिब आलम, रश्मि, अर्पिता, शिवा दुबे, प्रिंस, चित्रांशी, रागिनी, प्रिंस सिंह, वंश गुप्ता। प्रिंस सिंह दो नाम आ गए 2 बार। ये प्रिंस सिंह, अच्छा प्रिंस सिंह वाला वही जिसकी वजह से सब हो गया गड़बड़ गड़बड़।